जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ तफसीलात, कुछ वीडियोस रखने की कोशिश करूंगा जिस पे तनकीदी तबसरे होंगे, जिसमें मैं बयान करूंगा कि किस तरह 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा अफराद इस वक्त हिंदुस्तान में बेरोज़गार हो चुके हैं। अयोध्या में मस्जिद की तामीर का काम 3 महीने के बाद शुरू होने की खबरें आ रही हैं। एक बस को किस तरह हाईजैक करके ड्रामा किया गया, इटावा से एक खबर आ रही है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लगता है कि अब हिंदुस्तान में जो है हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, हर चीज़ को बेचने की कोशिश की जा रही है। यहाँ की हुकूमत की जानिब से पब्लिक सेक्टर की 4 बैंकों के सिलसिले में खबर आ रही है, 3 एयरपोर्ट के बारे में आ रही है। देखते हैं क्या सारी तफसीलात हैं। उधर सिर्फ और सिर्फ एक क्रिटिसाइज़ करने की वजह से हुकूमत को, आरएस को, उसको एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट को, मुस्लिम स्टूडेंट को किस तरह गिरफ्तार कर लिया गया, वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूँगा। और कुछ लीबिया और तुर्की से आई हुई खबरें हैं, उस पर बहस होगी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करने की फ़िक्र करें। नाज़रीन आइए बात करते हैं सबसे पहले उस नौजवान की जिसको सिर्फ एक फेसबुक में कमेंट्स करने की वजह से जो है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 14 अगस्त की बात है जब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जर्नलिज्म के यानी सहाफ़त के पहले साल तालीम हासिल कर रहे मोहम्मद मिसबा ज़फ़र को गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इस वजह से कि उसने 15 अगस्त के ताल्लुक़ से फेसबुक में एक लाइव प्रोग्राम की एक इमेज डाला था जिसमें इंडिपेंडेंस डे मैसेज के तौर पर सारी तफसीलात दी गई थी। और उसमें जो हैशटैग किया गया था उसमें आरएसएस से आज़ादी, हिंदुत्व गवर्नमेंट से आज़ादी, ये हैशटैग के साथ उसने जो है एसडीपीआई और पीएफआई वगैरह का हवाला दे करके कुछ कमेंट्स किया था और क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की थी अपने मैसेज में हुकूमत को भी और आरएसएस को भी। इसी के चलते जो है उसके घर में घुस गए पुलिस अफसरान, 10 पुलिस अफसरान के करीब, और उसको ले गए और उसको जो है इस बात पर कि जो है क्यों वो चाहता है कि क्यों वो आरएसएस को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, क्यों उनको तनकीद का निशाना बन रहा है, क्यों वो जो है हुकूमत को निशाना बना रहा है, सिर्फ इस वजह से जो उसको गिरफ्तार करके ले गई। वो भी पुलिस रात, आधी रात को उसके घर का दरवाजे पे नॉक किया, फिर अंदर गई और फिर ज़फ़र को बुलाया और उससे कहा कि तुम आज़ादी चाहते हो तो आओ, हम तुम्हें आज़ादी देते हैं जेल में। ये कहते हुए उसको ले गई और रास्ते भर उससे पूछने लगी तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ की हुकूमत पर तनकीद की है, अगर हुकूमत पर तनकीद करना मेरा हक़ है, अगर ये आपको लगता है कि गलती है तो ये आपका प्रॉब्लम है। ये कहते हुए उसने जो है पुलिस को जब जवाब दिया तो पुलिस जो है उसके साथ ज़्यादती करने लगी। ये जो है और लगभग 12 घंटे तक उसको जो है अपनी कस्टडी में रखने की बात कही जा रही है। तो नाज़रीन ये हालात इस वक्त हिंदुस्तान में बताए जा रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट के या किसी भी तंजीम के जो बिलखुसूस हिंदुत्व तंजीमें होती हैं उनकी क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको कुछ कहते हैं तो पुलिस फौरी तौर पर जो है आपके दरवाजे पर आ धमकते हैं, गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इस तरह के मामले में पूरी तरह से मुतहर्रिक नज़र आती है पुलिस। वहीं पर एक नौजवान जो पूरी तरह से एक मखसूस धर्म के जज्बात को मजरू करने की कोशिश करता है और एहतिजाजात होते हैं तब भी किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने की नौबत नहीं आती पुलिस अफसरान की जानिब से। इस तरह के हालात इस वक्त पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। आइए नाज़रीन दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और एक आगरा में एक बस के हाईजैक का ड्रामा क्या हुआ वो आपको बताते हैं। फाइनेंस कंपनियां अपने रकम की वसूली के लिए कई तरह के तरीके इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बुध की सुबह जो आगरा में किया गया वो निहायत ही अजीबोगरीब और हैरानकुन था, जिसकी वजह से लोग समझने लगे कि बस को हाईजैक कर लिया गया है मुसाफिरों के साथ। एक प्राइवेट कंपनी के कुछ लोगों ने एक बैन रियासती सर्विस में तैनात प्राइवेट बस को सफर के दौरान रोककर अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी के लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को बस से नीचे उतारा और सवारियों समेत बस को लेकर चलते बने। बाद में बस को इटावा से बरामद कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक बस हरियाणा के गुड़गांव से मध्य प्रदेश के पन्ना के सफर पर निकली थी।
सुबह के वक्त आगरा में कुछ लोगों ने बस को रोका और ड्राइवर कंडक्टर को नीचे उतार दिया। बस में कुल 34 मुसाफिर सवार थे जिन्हें ये लोग अपने साथ ले गए। ड्राइवर और कंडक्टर ने उसकी इत्तला पुलिस को दी। बस का अमला और तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इस अजीबोगरीब वाक़े के पेश आने के बाद साथ ही सोशल मीडिया पर अफरा तफरी फैल गई और कई लोगों ने बस को हाईजैक यानी अगवा करने किए जाने का दावा करना शुरू कर दिया। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में लाकानूनियत और यूपी हुकूमत की नाकामी का एक और सबूत है। बाद में आगरा पुलिस सरबराह बबलू कुमार ने सहाफियों को बताया कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस के पास आए। उन्होंने बताया कि बस गुड़गांव से मध्य प्रदेश जा रही थी। रास्ते में उसे फाइनेंस कंपनी के लोगों ने रोक लिया। ऐसा लगता है कि इस वाकये के लिए फाइनेंसर जिम्मेदार है। हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी बाद में बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि फाइनेंस कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर बस पर कब्जा किया है। बयान के मुताबिक आगरा में बस के साथ पेश आने वाले इस वाकये में फाइनेंस कंपनी ने उसे गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया। ड्राइवर और अमला महफूज है। बस के मालिक का गुज़िश्ता रोज मंगल को इंतकाल हो गया था। उनका बेटा आखिरी रसूमात अदा कर रहा है। इसी के चलते बस को जो है फाइनेंस कंपनी वालों ने शायद कर्जा बाकी था उसको हाईजैक कर लिया, लेकिन इस मामले को इस कदर तूल दिया गया कि पूरा समझने लगे कि बस को मुसाफिरों के साथ किसी खास ग्रोह ने हाईजैक कर लिया और जराइम का गिराफ बढ़ता जा रहा है। यूपी में इस तरह की खबरें आई, लेकिन ये पूरा बस को हाईजैक करने का ये पूरा ड्रामा दरअसल एक फाइनेंस कंपनी के साथ जो महलूक बस का मालिक था उसके साथ उसके तिजारती राब्ते थे और कर्जा लेना था, जिसकी वजह से इस तरह का कदम उठाया गया था। बहरकैफ नाज़रीन, ये ड्रामा इस वक्त हाईजैक का जो बस आगरा में हुआ वो सब इस वक्त ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और खबर है अयोध्या में मस्जिद की तामीर का काम को लेकर के अब लगातार एक एक करके खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस दरमियान में खबर आ रही है कि अयोध्या से बाहर धनीपुर में मस्जिद तामीर के लिए भी सरगर्मियां शुरू हुई, लेकिन अभी संग बुनियाद के लिए तकरीबन 3 महीने का इंतजार करना होगा। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट हिंदी न्यूज़ पोर्टल में शाई हुई है जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF के सेक्रेटरी अतहर हुसैन के हवाले से बताया गया है कि 3 महीनों में तामीरी काम शुरू हो जाएंगी और उसके बाद ही जो है ये जो कुछ भी हो सकता है उसके आगे की कार्रवाई हो सकती है मस्जिद की तामीर को लेकर के। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत की नाकामी और उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से गुज़िश्ता 4 माह में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद अपनी नौकरियों से महरूम हो गए हैं, जिसकी वजह से उन कुंबों के सामने एक संगीन बहरान पैदा हो गया है जो इस वक्त बेरोज़गार हो रहे हैं। गुज़िश्ता 4 महीनों में तकरीबन 2 करोड़ अफराद ने अपनी नौकरियां गंवाई। 2 करोड़ कुंबों का मुस्तकबिल तारीख हुआ। फेसबुक पर फर्जी खबरें और नफरत फैलाने से मुल्क बेरोजगारी और मईशत की तबाही को छुपाया नहीं जा सकता, इस तरह का बयान हाल ही में राहुल गांधी ने भी दिया था। उसने एक ट्विटर में भी स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें लिखा है कि पिछले महीने यानी जुलाई में लगभग 50 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाई। इन आदात के मुताबिक अप्रैल में 1.77 करोड़ और मई में तकरीबन 1 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। जून में तकरीबन 39 लाख लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन जुलाई में फिर से 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। नाज़रीन, उधर जो दूसरी सच्चाई सामने आ रही है वो ये है कि सिर्फ अप्रैल तक जुलाई 2020 में 1 करोड़ 90 लाख नौकरी पेशा अफराद की नौकरी चली गई, यानी जो ऑलरेडी नौकरी में थे और जिनको माहाना बाकायदा सैलरी मिल रही थी हाथ भर करके, उनकी जिनकी नौकरियां गई हैं उनकी तादाद 1 करोड़ 90 लाख है। सिर्फ जुलाई के महीने में 50 लाख नौकरियां चली गई। खेती बाड़ी और कंस्ट्रक्शन में 41 लाख नौकरियां चली गई हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि इस वक्त बेरोज़गारी का क्या आलम है, और यही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क की मईशत और उसके इक़्तिसादियात की किस तरह चौपट होने वाली है सारे ये हालात। लेकिन इसके बावजूद भी जो है मीडिया सिर्फ सुशांत सिंह के पीछे पड़ा हुआ है, फिल्मी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, या कोई अदाकार कहीं जाकर के मुलाकात करता है तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर जो है हिंदू मुस्लिम करता रहता है। इसके अलावा ज़मीनी सतह पर मुल्क की जो इक़्तिसादियात और माशियात की हालात बिगड़ती जा रही है, बल्कि ख़त्म होने की कगार पर है, उस पर कोई किसी तरह का डिबेट करने को तैयार नहीं। उनको पता है कि अगर उन्होंने इस डिबेट के लिए रास्ते खोल दिए तो फिर जिनकी बोटी वो लोग खा रहे हैं वो उनको खामोश रहने पर मजबूर करेंगे या फिर उनकी हालत ख़राब कर देंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आइए हुकूमत ने एक और भी काम कर रही है जो बहुत ही तशवीशनाक है। महसूस किया जाता था कि भारत की जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं या जहाँ जहाँ भी सरमायाकारी है सरकार की, उसको बचाए रखने से जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरियों के लिए लोग जो है बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं, उसमें बहुत सारे सहूलियात भी मैसर होते हैं।
लेकिन इधर कुछ सालों से जिस अंदाज में निजकारी की यानी कि निजी कंपनियों को सरकारी जायदाद या सरकारी जितने भी उसके हिस्से होते हैं, शेयर्स होते हैं, उसको बेचने का जो सिलसिला चल निकला है वो वाकई जो है बहुत ही तशवीशनाक है। और अगले सालों में और अगले कुछ महीनों में महसूस होता है कि सरकार के पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मईशत का इतना बुरा हाल है कि मरकजी हुकूमत को अपने बजट अखराजात को पूरा करने के लिए फंड जुटाना ज़रूरी हो गया। फंड जुटाने के लिए हुकूमत 4 PSU बैंकों में अपना हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस कदम के बाद मुल्क के 4 PSU बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के पास इन बैंकों में होल्डिंग्स के जरिए मेजॉरिटी यानी अक्सरियती स्टैक्स हैं और सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर फंड जुटाने की फिराक में है। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को जिस अंदाज में तबाह कर दिया है और हिंदुस्तानी मईशत तो नोटबंदी के बाद से बुरी तरह मुतासिर थी, ऊपर से वबा आ गई जिसने मईशत को तबाह कर दिया। लॉकडाउन की वजह से बंद इक़्तिसादी सरगर्मियों ने पूरी माशी निज़ाम को हिला करके रख दिया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और भी खबर अंदोहनाक है और तशवीशनाक है आपके लिए कि किस तरह से एयरपोर्टों को भी इस वक्त नहीं छोड़ा जा रहा है सरकार की जानिब से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई एक काबीना मीटिंग में 3 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन पर भी मुहर लग गई। यानी मरकजी काबीना ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को PP मॉडल के तहत लीज पर देने का फैसला कर लिया। ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दे दिए जाएंगे। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने काबीना फैसलों की इत्तला देते हुए बताया कि इससे 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस रकम का इस्तेमाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने पर करेगा। साथ ही मुसाफिरों को भी कई सहूलियात दस्तयाब कराएंगे। इस तरह की बहानेबाजी करके इस वक्त एक करके एयरपोर्टों को भी बेचने का काम जारी हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं बात करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ इस्तांबुल को। तुर्की में तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए आज DHP के नामी दहशतगर्द तंजीम के खुफिया ठिकाने पर छापामारी कार्रवाई की है, जहां से भारी मिकदार में आतिशी असलिहा कब्जे में ले लिया है। आप इस तस्वीर में उसको देख सकते हैं। असलहे में 16 हैंड ग्रेनेड, बंदूकें और बड़ी मिकदार में गोलियां बरामद हुई है। और साथ ही कल आदम तंजीम फतहुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको फेतू कहा जाता है, उससे ताल्लुक रखने वाले एक दहशतगर्द को भी गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर तुर्की के मुख्तलिफ जराए से मौसूल हो रही है। बैगब नाज़रीन, उधर लीबिया से खबर आ रही है कि लीबिया की बागी मलेशिया के सरबराह खलीफा हफ्तार ने ऑयल फील्ड्स का मुहासरा ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, लीबिया की पेट्रोलियम फैसिलिटीज़ गार्ड्स ने अपने एक बयान में कहा है कि खलीफा हफ्तार की बागी मलेशिया लीबियन नेशनल आर्मी की जंगजुओं ने मुहासरा ख़त्म करके अपनी पोजीशनें खाली कर दी हैं। तो नाज़रीन, लीबिया के बागी मलेशिया की जानिब से जब से इन ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करने की खबरें आ रही थी, उस वक्त से एक अलग ही सूरत हाल पैदा हो रही थी और एक अलग ही किस्म का सूरत हाल यहाँ बनी हुई थी और अलग अलग अखबारात में अलग अलग किस्म की तफसीरें सुनने को मिल रहे थे। बहरकैफ अब जो है यहाँ का मुहासरा ख़त्म कर दिया गया है। उधर मलेशिया से खबर आ रही है नाज़रीन के मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने अपनी नई सियासी पार्टी पेजवांग यानी जंगजू पार्टी का लोगो जारी कर दिया है। ये लोगो है और उस वक्त से ये सुर्खियों में है जब से मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने अपने पार्टी का नाम जंगजू पार्टी रखने की वजह से भी सुर्खियों में बने रहा। अब जो है उनका ये लोगो लॉन्च होने के बाद भी जो है अब ये पार्टी का नाम भी सुर्खियों में है और ये लोगो भी इस वक्त सुर्खियों में है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आखिर में मैं एक अहम तरीन मज़मून आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिसको इफ्तिखार गिलानी ने लिखा है और उन्होंने जो सुर्खी दी है वो ये है कि कश्मीरियों को अब जान लेना चाहिए कि वो हमारे ग़ुलाम हैं। जब उन्होंने इस तरह का एक मजमून लिखा है, इस तरह का उन्वान दिया है, तो जाहिर सी बात है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर की क्या सूरत हाल है। उन्होंने एक रिपोर्ट के हवाले से इसको बयान करने की कोशिश की है और मैंने महसूस किया कि यह हक़ाइक़ आप लोगों के भी सामने आए। वो लिखते हैं, वैसे तो हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ, ज़्यादतियाँ, गिरफ्तारियाँ और टॉर्चर कश्मीर में आम बात है और वहाँ के मकीन भी उनके आदी हो चुके हैं, मगर पिछले साल अगस्त के बाद से जिस तरह रियासत को तहलील और जम कर दिया गया, उसने सिक्योरिटी इदारों को इस हद तक बेलगाम कर दिया है कि दीगर इदारे बशमूल अदलिया भी उनके सामने इस वक्त बेबस नजर आती हैं। हाल ही में पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी और जम्मू कश्मीर सॉलिडारिटी ग्रुप ने कश्मीर के ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के बाद 196 सफ़हात पर मुश्तमिल एक जामे रिपोर्ट में कई दिलखराश वाक़यात कलमबंद किए हैं जिनसे कलीजा मुँह को आता है। बदकिस्मती से मीडिया में इस रिपोर्ट को खातिरखा तशहीर और पजीराई नहीं मिल सकी है। रिपोर्ट के मुसन्निफीन
तपिन बोस, रीता मनचंदा, अनुराधा भसीन, सईदा सईदीन हामिद, एमजी विजयन और दीगर अफराद ने देहातों और कस्बों का दौरा करके ये नतीजा अख्ज़ कर लिया कि खित्ते में खामोश अदम ताउन की तहरीक चल रही है, जिससे मेनस्ट्रीम पार्टियां और हुकूमत खासी काइफ हैं। उनका कहना है कि बदले में सिक्योरिटी इंतजामिया का रवैया खासा हतकामेज और बेलगाम हो गया है। पुलवामा के मुतवव्विल ताजिर और फैक्ट्री के मालिक का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह देही इलाकों में आम अफराद की मुखबरी के लिए मजबूर किया जाता है। इस ताजिर, जिसका नाम मख्फी रखा गया है, उसने वफ्द को बताया कि चंद माह कबल जम्मू इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ अपनी फैक्ट्री के सामने कार पार्क कर रहा था, राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाहियों ने उसको बर्लब सड़क ईंटें उठाकर एक ट्रॉली में डालने का हुक्म दे दिया। उसने पहले तो एहतिजाज किया और फिर ऑफर दी कि वो अपनी फैक्ट्री से मजदूर बुलाकर एक काम करवाएगा, मगर सिपाही उससे और भी तैश में आ गए और कहा कि कश्मीरियों को ये जान लेना चाहिए कि अब वो हमारे गुलाम हैं और उनको गुलामी की जिंदगी गुजारना सीखनी होगी और गुलाम ही की तरह रहें। एक कहते हुए उसने ताजिर के सर पर ईंटों और गारे का टोकरा जबरदस्ती लाद कर उसे अगले कई घंटे तक बेकार लेते रहे। सड़क की दूसरी तरफ उसकी फैक्ट्री के मजदूर अपने मालिक को सर पर ईंटें और गारा ढोते देख रहे थे। मजीद इस रिपोर्ट में दर्ज है कि पिछले साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की कार्रवाई के दौरान जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीर कर रहे थे तो इस इलाके में सिपाहियों ने लोगों के दरवाजे खटखटाए और जो भी ये तकरीर देख रहा था उसकी शामत आ गई। एक ऐसे शख्स का किस्सा है जिसके वालिद इंडियन मिलिट्री की इंजीनियरिंग सर्विस के लिए और उसके चाचा एयरफोर्स के लिए काम करते थे। 2014 में आए सैलाब मुतासरीन के लिए जब उसने बढ़ चढ़कर रिलीफ का काम किया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके पूछताछ की कि रिलीफ के लिए रकूम कहां से आ रही हैं और किसने रिलीफ में हिस्सा लेने की तरगीब दी। 2018 में राष्ट्रीय राइफल्स की 55वीं बटालियन ने इसके घर पर धावा बोलकर कार और दीगर कीमती अशिया अपने कब्जे में ले ली। अगले दिन कैंप में बटालियन के कैप्टन ने इसको बुलाकर कहा वो कि अस्करी कमांडर जाकिर मूसा की अहलिया के साथ ताल्लुकात बनाए और उसके जरिए उसकी मुखबिरी करे। उनको मालूम हो गया था कि जाकिर मूसा की अहलिया उसके करीबी दोस्त की हमशीरा थी। इनकार की सूरत में इस ताजिर की आंखों पर पट्टी बांधकर खूब जदोकोब किया गया, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कई दिन हिरासत में रखने के बाद उसके वालिद ने कैप्टन को 3 लाख रुपये अदा करके उसको छुड़वा दिया। उस शख्स का कहना था कि कश्मीर हालात को ख़राब और गैर मुस्तहकम रखवाने में हिंदुस्तानी फ़ौज का भी कुछ कम रोल नहीं है। उसका कहना था कि उसने अपने वालिद और चचा की फ़ौज के साथ क़ुर्बत की वजह से फ़ौज को काफ़ी करीब से देखा और परखा है और उसके अंदर किस कदर बदउनवानी सरायत कर गई है वो उसका चश्मदीद गवाह है। पिछले साल 5 अगस्त का जिक्र करते हुए उस ताजिर का कहना है कि कर्फ्यू की वजह से उस दिन वो अपनी फैक्ट्री में ही रुका, मगर पीछे उसके घर पर आर्मी ने रेड की और अफराद खाना को जदुकूब किया, हत्ता कि दिमागी तौर पर कमज़ोर उसके 15 साल कजिन को बुरी तरह पीटा। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर वो कैंप की तरफ रवाना हुआ, जहां उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वह एहतिजाज में शरीक था और चंद दिन कैंप में हिरासत में रखकर उसको पुलिस के हवाले किया गया। तो नाज़रीन, एक लंबी रिपोर्ट है, जुल्म सितम की ऐसी कहानियाँ हैं जिसको आप सुनेंगे तो कांप के रह जाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ये रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि मंजराम पर नहीं आई है और ना ही ये रिपोर्ट मैं आपको नए अंदाज में नहीं सुना रहा हूँ। ये वो रिपोर्टें हैं जिनको खुद कई लोगों ने मिल करके यहाँ छानबीन करके लोगों से पूछताछ करके लोगों के सामने पेश की, कई अखबारात में छपी, लेकिन कोई दिखाता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कश्मीर को अलग ही अंदाज में देखता है, जम्मू कश्मीर को। तो ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई इस तरह की रिपोर्ट लोगों से पूछ करके ज़मीनी हालात को मालूम करके शाये करवाने की कोशिश करता है या मंजर आम पर लाने की कोशिश करता है, तो वो कहाँ से उसको शाये करेंगे, कहाँ से उसको जो है पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। वो कुछ चुनिंदा अफराद हैं जो इस तरह की रिपोर्ट को सामने रखते हैं, कुछ मज़ामीन लगते हैं, कहीं छपी तो छपी या उर्दू में छपी तो वही ख़त्म होकर के रह जाती है। यही वजह है कि हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि ऐसी रिपोर्ट जब सामने आए तो आपकी भी जो है गोश गुजार करें, ताकि आपको ये मालूम हो कि ज़मीनी सतह पर कुछ इलाकों में, कुछ रियासतों में हो क्या रहा है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है।
अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी